जो अगला हमारा चैप्टर है वो है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है कि भारत के कितने राज्य हैं, कौन कौन से संघ राज्य क्षेत्र हैं, किसकी कौन सी राजधानी, इसी सब के बारे में है। ठीक है, तो चलिए इसका पहले हम क्वेश्चन आंसर फिर इसका नोट्स देखेंगे। इसमें क्वेश्चन आंसर ठीक ठाक मात्रा में है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर 1, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी संघ हमारा जो केंद्र होता है और उसके अधिकार क्षेत्र में के संबंध में वर्णन करें। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ। सी नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं। भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों में विभाजित है। भारत राज्यों का संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो दोनों कथन सही है। ठीक है, वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित या संघ शासित राज्य हैं, इसलिए एक कथन सही हो जाता है। संविधान अनुच्छेद 1 के अनुच्छेद 1 में साफ साफ लिख दिया है, इंडिया दैट इज भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये बात बताई गई है। और साथ ही साथ हमारी संविधान की प्रस्तावना के तहत दूसरा जो पॉइंट है वो उल्लेखित है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसको निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ भारत में सरकार की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट सही हो जाते हैं। दूसरा नंबर, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, इंडिया, भारत तथा इंडिया, यही उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 1 के 1 में इंडिया दैट इज भारत का उल्लेख किया गया है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ हो। केवल यही दो नाम है, बाकी के कोई नाम नहीं है भारत के। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, भारत राज्यों का एक यूनियन है। अनुच्छेद 1 में यह निर्धारित किया गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, और संघ की जगह में हमने फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं किया है, बल्कि यूनियन शब्द का उल्लेख किया है। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र यानी राज्य के अंतर्गत जितने स्टेट्स हैं उनके राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र यानी जितने भी यूनियन टेरिटरी होती हैं, और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र अर्जित शामिल होते हैं जो अर्जित किए जाते हैं, समाविष्ट होते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। प्रथम अनुसूची में इन सब चीज़ों का, जब पहली अनुसूची हमने पढ़ रहे थे तो इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया था। तो पहले अनुसूची में राज्यों के नाम, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। चौथा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार होता है। तो दो तरीके से होता है। एक होता है नए राज्य हमारे देश में बाहर से शामिल हो जाए, ऐसी जैसे बांग्लादेश कल को हमारे देश में शामिल हो जाए, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत होता है। लेकिन अगर हमारे देश के अंतर्गत ही जो क्षेत्र है उन्हीं में से कोई नया राज्य बनाया जाए या मिटाया जाए तो अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों और सीमाओं और नाम में परिवर्तन का अधिकार किसको है, भारत की संसद को होता है। अनुच्छेद 1 में बताया गया संघ का नाम, उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 के तहत क्या है, देखिए 2 वाला इंपॉर्टेंट है, भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। और दूसरा किससे संबंधित है, बाहर से हमारे देश में कोई देश शामिल हो जाए और वो कल को हमारा कोई एक नया प्रांत बन जाए, एक राज्य बन जाए, तो वो कैसे होता है, अनुच्छेद 2 के तहत होता है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसको होती है, पूरी तरह संसद को होती है नए राज्य का गठन करने की, यानी नए राज्य को घटाना, बढ़ाना, क्षेत्र में परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन करना, ये पूरा का पूरा अधिकार हमारी संसद को होता है। छठवां नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति है। तो संसद को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तित करने की शक्ति है। सातवां, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने, यानी राज्य को संघ में सम्मिलित करने, नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति किसे प्राप्त होती है, तो वही संसद को। वही बार बार क्वेश्चन घूम फिर के आ रहा है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। तो नए राज्यों के निर्माण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, सी नंबर नहीं सही है। ठीक है, नए राज्यों के निर्माण के लिए इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन। तो जब भी कभी नया राज्य बनता है
ठीक है, तो वो संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। और इसमें कह रहा है संविधान संशोधन माना जाएगा, तो यही बात गलत हो जाती है। देखिए पॉइंट सारे सही हैं। संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, ये भी पॉइंट सही है। संसद को यह अधिकार होता है कि नए राज्यों का निर्माण कर सकती है चाहे तो। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन करना होगा। सही बात है, संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में देखो संविधान में संशोधन भी हो रहा है, लेकिन उसको संविधान संशोधन नहीं कहा जा रहा, क्योंकि संविधान संशोधन का मतलब होता है संविधान में कोई बड़ा परिवर्तन करना, ठीक है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही साथ अगला पॉइंट है, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया हो जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले उसी को भेजा जाता है जिस राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करके नया राज्य बनाया जा रहा है, लेकिन उसकी सहमति या सहमति का कोई मतलब नहीं होता है। केंद्र सरकार जो चाहती है वही कर देती है। देखिए नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। यानी संविधान संशोधन माना जाता है एक विशेष प्रक्रिया होती है, इसको संविधान संशोधन माना ही नहीं जाता है। इसको साधारण बहुमत से, अर्थात संसद इसको जो भी नए राज्यों का निर्माण करने से संबंधित विधेयक होता है, संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ठीक है, इसको संविधान संशोधन नहीं समझा जाता, संविधान संशोधन इसको नहीं समझा जाता है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए नया राज्य बनाने के लिए। 11वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना चाहिए। संसद में साधारण बहुमत से भी पारित हो जाए तो नया राज्य बन जाता है। कथन और कारण वाला संबंध है, भारत संघ नहीं है तो संघ है, ये बात गलत हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो पहला गलत है दूसरा सही, पहला गलत है दूसरा सही है। यानी कथन और कारण वालों में इतना जरूरी होता है कि एक पॉइंट को आपको पता हो तो आंसर आसानी से निकल आता है, एक सही और गलत। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, उसमें कह रहा है संघ नहीं है। किसी राज्य, क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने हेतु विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतु के तहत अपेक्षित होता है। यानी जो जिस राज्य की सीमाओं में, नाम में, क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है उस राज्य की विधानमंडल में विधेयक जाता है, लेकिन उसकी कोई बात विधानमंडल के विचार पर संसद बाध्यकारी नहीं होता कि उसकी बात माने, अपने हिसाब से काम कर सकता है। 13वां नंबर क्वेश्चन, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार यानी संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, कोई जरूरत नहीं राज्य की सहमति की। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है। इसके लिए यानी राष्ट्रपति संसद को दे रहा है कि सीमा बदली, इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य होता है, नहीं अनिवार्य नहीं होता है, केवल एक भेजा जाता है कि तुम्हारे नाम में परिवर्तन हो रहा है, विचार दे दो। माना नहीं जाता है कि तुम कोई कह दोगे, राज्य कुछ कह देगा तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। अगला जो हमारा है, फिर देखिए वही बात कह रहा तो इसका कोई मतलब नहीं है। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े जोड़े का मिलान सही नहीं है? तो डी, किसी राज्य का नाम बदलना हो, राज्य विधानमंडल की शक्तियां इसमें नहीं होती हैं। ठीक है, विधि के समक्ष समता नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है, यानी विधि के समक्ष दोनों समान होते हैं, चाहे नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो। लोक सेवाओं में अवसर की समानता केवल भारत के नागरिकों के लिए दी जाती है कि लोक सेवा जितनी भी नौकरी होती हैं तो उसमें भारत के जैसे IAS बनना है तो भारत के नागरिक ही तो बन सकते हैं, ऐसे विदेशी थोड़ी फॉर्म भरवा दोगे। किसी नए राज्य की स्थापना करना हो तो संसद की इसमें शक्ति होती है, लेकिन राज्य का नाम बदलने में राज्य विधानमंडल की कोई शक्ति नहीं होती। ठीक है, वही बात को इसमें फिर से रख दिया है। देखिए अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता होती है, सभी नागरिक और गैर नागरिक को दोनों की मिलती है, इसलिए वो पॉइंट हमारा सही हो गया था कि विधि के समक्ष चाहे नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो सभी बराबर होते हैं। सभी अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो दंड मिलेगा। लेकिन अगर बात करें लोक सेवाओं में अवसर की समानता तो केवल भारत के नागरिकों को ही ये चीज उपलब्ध है, दूसरे को उपलब्ध नहीं है। ठीक है, 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो राज्य संघ राज्य क्षेत्र को शामिल नहीं कर सकता है, ये बात गलत हो जाती है। किसी राज्य का यानी एक नए राज्य का निर्माण करने के संवैधानिक उपबंध क्या होता है? राज्य का क्षेत्र बढ़ा दो, राज्य का क्षेत्र घटा दो, नाम में परिवर्तन कर दो, इस
तरीके से हो सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत ये चीज़ें होती हैं, लेकिन राज्यों को ये अधिकार प्राप्त नहीं होता। उसमें कह रहा है, देखिए कह रहा है एक राज्य क्या करता है, संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई, क्योंकि यह अधिकार संसद का है। 17वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? क्या संभव नहीं है? राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, क्षेत्रों, निम्नलिखित में अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। क्या संबंध? नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश होता है किसके माध्यम से? अनुच्छेद 2 के माध्यम से होता है। ठीक है, बाकी नए राज्यों का गठन करना हो, देखिए प्रवेश नहीं हो सकता, लेकिन गठन हो सकता है, क्षेत्रों में, सीमाओं में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन, ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन नए राज्यों का प्रवेश होता है, जैसे कोई बांग्लादेश कल को हमारे देश में शामिल हो जाना, तो ये अनुच्छेद 2 के तहत होता है। संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। 18वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो डी, सभी तीनों सही है। क्या है? संविधान में फेडरल ऑफ स्टेट नहीं दिया गया, बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट का उल्लेख, शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका में फेडरल शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो वहां पे संघ कोई विरोध नहीं कर सकते, संघ अलग नहीं हो सकते। हमारे यहाँ पे भी संघ अलग नहीं हो सकते, वहां पे भी अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। एक धर आयोग था, जेवीपी आयोग थे, ये सब जेवीपी आयोग, कई सारे आयोग बने थे राज्यों का गठन करने के लिए। तो इसके धर आयोग गठन हुआ था। उन्होंने कहा था कि जो राज्यों का गठन होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा को देखना चाहिए, अगर प्रशासनिक सुविधा है तो राज्यों का गठन कर देना चाहिए। तो इसके धर आयोग ने राज्यों का गठन करने के लिए किस आधार पर सिफारिश की थी? प्रशासनिक सुविधा को आधार बनाकर राज्यों का गठन करने की बात कही थी। पंडित नेहरू हो गए, सरदार पटेल हो गए, पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो भाषाई आधार पर राज्य गठन करने के पक्ष में नहीं थी, यानी नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जब हुए थे, तो इन्होंने कह दिया कि राज्यों का गठन हम भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, नहीं करेंगे। तो ये भी बात सही है। बाद में फिर टीम बनी थी, उन्होंने कह दिया था, फजल अली आयोग जब बना था तो कह दिया था नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। देखिए, आज़ादी के बाद हमारे देश में राज्यों का अलग अलग निर्माण, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर नए नए राज्यों के निर्माण की मांग चल रही थी। उसमें बड़ा खून खराबा भी हुआ था। जब गांधीवादी कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई थी, तब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। इसके पहले हमारे राजनेता बड़ा मना कर रहे थे कि नहीं नहीं, इसके आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में अगर देखा जाए तो संविधान में प्रयुक्त जो यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? संघ राज्य समझौते का परिणाम नहीं है, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी जैसे अमेरिका में बहुत सारे राज्य थे अलग अलग, वो साथ आए थे और कहते थे कि हम एक दूसरे का साथ आके एक संघ बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पे राज्य बाद में बने, पहले देश था, इसीलिए किसी को अलग होने का अधिकार नहीं है। इसके धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। 48 में गठित नेहरू जी, पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, इनकी जेवीपी जिसको कमेटी कहा जाता है, इसने 1949 में अपनी रिपोर्ट दी, रिकमेंडेशन दी, और इसमें राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार को नहीं माना, अस्वीकृत कर दिया। फजल अली जो आयोग था वो भाषा के आधार पर मान गया था। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संघात्मक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं। बिल्कुल सही, अलग नहीं हो सकता है कोई भी हमारे यहाँ पे। दूसरा क्या है? दूसरा है पहला ही सही है, तो पहला ही मान लेते हैं। चलिए, हमारे यहाँ पे संघ की जो व्यवस्था है उसके तहत अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। चलिए, भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। संघीय जो कह रहा है, संसद ही संघ में नए राज्यों को, जो संघीय संसद होती है, नहीं जो केंद्र संसद है, वही नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकती है। राज्यों के क्षेत्र में, सीमाओं में, नाम में परिवर्तन कर सकती है संसद चाहे तो, अथवा राज्य या राज्यों के भागों को अलग करके मिला करके नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ठीक है, लेकिन कोई राज्य कह दे हमको अलग होने का, तो उसको ये अधिकार नहीं प्राप्त है। अनुच्छेद 19 का 1 के काम में क्या दिया गया? सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का मूल अधिकार प्राप्त है, कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो अनुच्छेद 19 का 1 के तहत दिया गया है। लेकिन ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इस अधिकार पर
प्रयोग पर अगर देश की प्रभुता अखंडता खतरे में आती है, राज्य की सुरक्षा संकट में होती है, या फिर किसी विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध प्रभावित होते हैं, या आपकी लोक व्यवस्था बिगड़ती है, शिष्टाचार सदाचार आदि हितों में न्यायालय का अवमानना होती है। अगर मान लो किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी दे दी गई और वो न्यायालय की गाली दे रहा है, न्यायपालिका को अनाप शनाप बोल रहा है न्यायालय को, तो न्यायालय का अवमानना होने पर, मानहानि होने पर, अपराध बढ़ने पर, ऐसी स्थिति होने पर युक्त उसका निर्बंधन यानी राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है, यानी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। ठीक है। तदनुसार भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। ठीक है। 20वां नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र कितने संघ राज्य बनाए थे? तो 1 नवंबर 1956 का जब फजल अली आयोग के तहत राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो कितने राज्य और संघ राज्य बने थे? 14 राज्य और 6 संघ राज्य बने थे। ठीक है, 14 राज्य, यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने की सिफारिश की थी और इसकी सिफारिशों के आधार पर ही 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था और 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र स्थापित किए गए थे। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, यानी भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र राज्य बनाए गए थे? कितने राज्य? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 22वां नंबर क्वेश्चन, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य संघीय राज्य, 14 राज्य, 6 संघीय राज्य बनाए गए थे। 23वां, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? वर्तमान में 28 राज्य और 8 आज वर्तमान की स्थिति अगर देखी जाए तो कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? आज देखा जाए तो 2020 से स्थिति बदल गई जब जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया और गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली को मिलाकर एक संघ शासित राज्य बना दिया गया। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं, यानी वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी? तो ये पहले का क्वेश्चन है, देखिए 2013 में है और 14 में ये बना था, तो उस समय कितने हो गई थी इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, काट देते हैं। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है। 26वां, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन नहीं है? गोवा नहीं है, बाकी सभी है। ठीक है। दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। 28वां नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया था? 69वें संविधान संशोधन, एक संविधान संशोधन पास करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। ये एक स्पेशल कानून है। ठीक है। जो संविधान, देखिए इस दिल्ली के बारे में बहुत अच्छे से पढ़िए। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 यानी 1991 में 69वां संविधान संशोधन हुआ। उसके द्वारा हमारे देश की राजधानी जो दिल्ली थी उसको संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया था, यानी दिल्ली के लिए विधानसभा मंत्रिपरिषद ये 1991 में बनाया गया था। साथ ही साथ एक और संशोधन हुआ था, साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत, यानी 239 एक संशोधन हुआ, 239 का इसको कहते हैं, का के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था अनुच्छेद 243 के तहत। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न केंद्र शासित प्रदेशों का उनके बनने के वर्ष के साथ सही वर्ष मिलान कीजिए, यानी किस क्रम में राज्य बने थे, पहले कौन बना था, बाद में कौन बना था, उसका मिलान करना। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ पे बी नंबर है इसका सही, पहले का चौथा नंबर, दूसरे का तीसरा, सी का दूसरा, डी का 1 नंबर। यानी ए का 4 नंबर लक्षद्वीप कब बना था? 1956 में बना था। बी का 3 नंबर ये दमन और दीप 1962 में बना था। सी का 2 नंबर चंडीगढ़ बना था 1966 में। और दादर एवं नागर हवेली कब बनी थी? ये बनी थी 1961 में। ठीक है, तो ये रटने वाले क्वेश्चन है, इतना सारा दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब डेटा नया हो गया है। ठीक है, एक निगाह से बस देख लीजिए और कोई मतलब नहीं।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति की विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यानी अनुच्छेद 240 के तहत मतलब एक कुछ प्रावधान उल्लेख किए गए हैं जिसके तहत कुछ संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनके विषय में केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति कानून बना सकता है। तो कौन सा ऐसा सही नहीं है। तो पुदुचेरी के विषय में जो कहा गया है कि 240 के 1 के घ के तहत राष्ट्रपति कानून बना सकता है वो सही नहीं है, बाकी सही है। देखिए 240 के 1 का 240 1 का खा गा घा अंगा, तो पुदुचेरी के लिए जो कानून राष्ट्रपति बना सकता है 240 का 1 के घा के तहत बना सकता, अंगा के तहत बना सकता है। इसमें घा क्या आ गया इसीलिए गलत हो गया। घा आता है दमन और दीप से संबंधित है, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं इसको, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रपति के पास निम्न में से किन पर विनियमन बनाने की शक्ति होती है। तो राष्ट्रपति के पास विनियम बनाने की शक्ति है, किसके किसके संबंध में विनियम बना सकता है, 1 2 4 यानी दादर नागर हवेली दमन और दीप और पुदुचेरी के संबंध में बना सकता है। गोवा के संबंध में थोड़ी बना सकता है क्योंकि गोवा की अपनी विधान सभा है, गोवा में सरकार तो बनती है ना, इसलिए गोवा के संबंध में कानून नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीप, पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बनाने की शक्ति है। पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के भंग होने या निलंबित होने की स्थिति में राष्ट्रपति वहां ऐसे विनियम बना सकता है। यानी दिल्ली और पुदुचेरी दो ही तो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां की अपनी विधानसभा होती है, तो जहां पे विधानमंडल है वहां के संबंध में थोड़ी ना राष्ट्रपति बना सकता है। ऐसे संघ शासित प्रदेश जहां पे विधानमंडल है वहां पे कानून कौन बनाएगा, वहां की सरकार बनाएगी। बाकी और कहाँ कहाँ बन सकता है, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन और दीप, पुदुचेरी, इनमें कौन बना सकता है, पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में शामिल है, बना सकता है। पुदुचेरी में कब बनाया जा सकता है, जब वहां की विधानसभा भंग होगी तब बनाया जा सकता है, ठीक है। और बाद में स्थिति बदल गई। साथ ही साथ राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो 2019 में हुआ है उसके अनुसार लद्दाख जो है वो भी संघ राज्य क्षेत्र के लिए, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए भी संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत नियम बना सकता है क्योंकि लद्दाख भी अब एक संघ राज्य क्षेत्र में शामिल हो गया, इसलिए अब इसके लिए भी कानून बनाया जा सकता है। गोवा, दमन और दीव पहले एक संघ राज्य क्षेत्र थे परंतु 87 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। तदनुसार अब गोवा के संदर्भ में विनियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। गोवा खुद एक राज्य है, वहां विधानसभा है, तो क्यों राष्ट्रपति बनाएगा। 32वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है। दादर एवं नागर हवेली वर्ष 1954 को फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, तो ये बात गलत है। दादर एवं नागर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, फ्रांसीसियों के अधीन थोड़ी न थे, इसीलिए पास ये बात गलत हो जाती है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1987 में दीव जो है खंबात की खाड़ी में एक टापू स्थित है। ये देखो अगर गुजरात में देखा जाए तो यहाँ पे कच्ची की खाड़ी है, यहाँ खंबात की खाड़ी, यहीं पे स्थित है दीव। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया था। 33वां, सिक्किम एक नया राज्य बना था 36वें संविधान संशोधन द्वारा। 36वां संविधान संशोधन हुआ तो सिक्किम एक अलग राज्य बन गया। संविधान के 35वें संशोधन यानी संविधान में एक पहले संशोधन हुआ 35वां 1974 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा पहले दिया गया, फिर 35वां हो गया, फिर एक और संविधान संशोधन हुआ 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 को सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में शामिल कर लिए गए। यानी सिक्किम पहले एक अलग देश हुआ करता था, वहां की जनता ने, वहां के राजा ने कहा नहीं हम भारत के साथ जाएंगे, तो भारत के साथ वो शामिल हो गया। अनुच्छेद 371 का F के तहत सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं, स्पेशल स्टेटस दिया गया है। 34वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही हैं। सिक्किम के संबंध में 1 2 तीनों सही हैं। 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। पहले सह राज्य का दर्जा मिला था, सह राज्य का दर्जा 74 में 35वें संविधान संशोधन के तहत मिला था, फिर उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। भारत का अभिन्न अंग बाद में बना लिया गया था 36वें संशोधन द्वारा। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहते हैं क्योंकि यह पूर्वी हिमालय के हॉट स्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आता है जहाँ पे जैव विविधता
बहुत ज़्यादा भरी पूरी है, परिपूर्ण है। यहाँ के मुख्य निवासी लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग हैं। 35वां क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया था? 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। 35वें के अंतर्गत इसको संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था और 36वें संशोधन द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। 36, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था? 1975 में बना था। और 37वां, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ में पूर्णतः राज्य बना दिया गया था? तो 36वें संशोधन द्वारा। 38, निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दे दिया गया था? तो 53वें संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। देखिए, 53वें संविधान संशोधन द्वारा 1986 में मिजोरम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था और 1971 और 371 के जी के तहत मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। 1987 को मिजोरम भारतीय संघ का 23वां राज्य बन गया था। यानी मिजोरम किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संघ में शामिल हुआ था पूर्ण राज्य का दर्जा पाकर के? 53 वाले संविधान संशोधन द्वारा। इसके लिए स्पेशल जो प्रबंध किए गए हैं, विशेष व्यवस्था की गई है 371 के जी के तहत की गई है। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनना संभव है? डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये 1999 का क्वेश्चन है। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार राज्यों बीपीएससी का क्वेश्चन है, पूछा है बिहार को काट करके एक वनांचल राज्य का बनना संभव है। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है कि बिहार को यह अधिकार है, तो बिहार को थोड़ी ना अधिकार है। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के तहत 3 के अनुसार संघीय संसद का होता है। तब बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनाना संसद के प्रावधानों के अधीन होता है। राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकता है। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसका पहले गठन हुआ है, किसका बाद में हुआ है, ये बताना। तो चलिए देखते हैं। गोवा का 87 में गठन हो गया था। गोवा के बाद तेलंगाना का हुआ है 2014 में, झारखंड 2000 में हुआ है, ठीक है। हरियाणा का हुआ है 1966 में। तो अगर देखा जाए सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा हमारा हरियाणा का गठन हुआ 1966 में, फिर 66 के बाद में गोवा का आया 1987 में, फिर झारखंड का हुआ 2000 में, फिर 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम, यानी राज्य दिए गए उनका निर्माण कब कब कितना कितना समय में हुआ था उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए राज्य दिया हुआ है, इनकी डेट दी हुई है, ठीक है। इनका बारे में मोटा माटी पता होना चाहिए कि किसके बाद कौन से राज्य का गठन हुआ है। जैसे सिक्किम के बारे में पता है कि 75 में गठन हुआ था, ठीक है। और इससे पहले किसका हो चुका है? महाराष्ट्र का हो चुका है, गुजरात का हो चुका था, राजस्थान, आंध्र प्रदेश का सबसे पहला जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था आंध्र प्रदेश ही हुआ था, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, झारखंड, इनका गठन इस प्रकार से हुआ है। तो देख लीजिएगा एक बार डेट इनकी। और अगला फिर से हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ में संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले किसको मिला? नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा। छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप कब आया था? देखिए छत्तीसगढ़ स्पेशल में पूछा गया है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 2000 में हुई थी। 45वां नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? सन 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व आया था, 2000 को ही छत्तीसगढ़ भी अस्तित्व में आया था। और 46वां नंबर क्वेश्चन, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। यानी कुछ राज्य हैं जिनको दिया गया है और इनका सृजन 1960 के बाद हुआ है, ठीक है। इन्हें उनके गठन के आरोही क्रम, यानी आरोही मतलब पहले किसका हुआ, फिर किसका हुआ, फिर किसका हुआ, ऐसे बताना। तो सबसे पहले किसका? सी, पहले 3 नंबर का हुआ, फिर पहले नागालैंड का, फिर हरियाणा का हुआ, फिर मेघालय हुआ, बाद में सिक्किम का हुआ 1975 में। 47 नंबर वही कालानुक्रम बताना है। तो बी नंबर आ जाता है, पहले एक आता है, पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, फिर हरियाणा का गठन हुआ, फिर हिमाचल का, फिर सिक्किम का हुआ। और निम्न राज्यों का वही आरोही क्रम बताना है, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 49 नंबर, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही क्रम का हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, ऐसे है, ठीक है। एक बार इनको अच्छे से देख लीजिए तो अच्छे से याद हो जाता है। तो चलिए फिर से देखते हैं। कालानुक्रम बताना है, नागालैंड, झारखंड, तेलंगाना और सिक्किम 1975 को हुआ था, मिला देंगे।
तेलंगाना, झारखंड और छत्तीसगढ़ सन 2000 में हुए थे, इनको मिला देंगे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, चलिए देखते हैं। तेलंगाना सन 2000 में हुआ, और नागालैंड 1962 में हुआ था, तेलंगाना 2014 में हुआ था। चलिए देखते हैं। देखिए, नागालैंड 1963, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014 और सिक्किम वर्ष 1975। फिर अगला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है 91वें नंबर का, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ था? वर्ष 1948 में किसका गठन हुआ था? वर्ष 1948 में किसी का भी गठन नहीं हुआ था, इसलिए क्वेश्चन विवाद में आ गया। देखिए, पश्चिम बंगाल कब बना था स्टेट? ये पहले प्रोविंस हुआ करते थे, बाद में स्टेट बन गए। पश्चिम बंगाल वर्ष 1950 में, असम 1950 में, सब प्रोविंस थे, बाद में स्टेट बन गए। प्रोविंस क्या था? अंग्रेजों का मतलब इसमें चीज़ें झलकती थी, इसीलिए इसका नाम स्टेट रखा था। ये भी 26 जनवरी 1950 में। हिमाचल प्रदेश बना 1971 में। ठीक है, तो 52वां नंबर, निम्न में से एक कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु है। नहीं, ये बात गलत है, असत्य है। गोवा को दमन और दीव से अलग किया गया है। बिल्कुल सही बात है। बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में विभाजित किया गया। जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी उसको काट करके गुजरात और महाराष्ट्र को बनाया गया। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में आता था। बिल्कुल सही बात है। जो मैसूर राज्य है, इसका नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक, यानी मैसूर को जो आप तमिलनाडु कह रहे थे वो नहीं, मैसूर का नाम परिवर्तित करके उसका नाम कर दिया गया है कर्नाटका। गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को अलग कर दिया गया। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा बम्बई को अलग करके गुजरात और महाराष्ट्र बांट दिया गया। हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश को संघ राज्य क्षेत्र था, उसको संघ राज्य क्षेत्र को 1971 को राज्य का दर्जा दे दिया गया था। पहले हिमाचल प्रदेश क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में 1971 को इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया था। हिमाचल प्रदेश को 1956 को संघ राज्य बनाया गया था, फिर इसको 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। 53 नंबर क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें भी विवाद है, चलिए देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी स्थापना 1953 को की गई थी। इसने अपनी रिपोर्ट, जो राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, इसने रिपोर्ट 53 में गठन हुआ, 55 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, रिकमेंडेशन दिया। आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस फजल अली थे। इसके दो अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। ये इंपॉर्टेंट आयोग है, इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर जो इसने राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसने कहा था भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, फजल अली ने, और उसी आधार पर राज्यों का गठन भी होना चालू हुआ। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित किया गया, 55 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। और पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। और इसके सदस्य कौन थे? दो सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। जो 54 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए नए राज्य पुनर्गठन आयोग में सदस्य कौन कौन से? तो उसी के बारे में पूछ रहा है, कौन कौन? के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू, ये इसके सदस्य थे। सी नंबर देखिए, 2, 3, 4 ये फजल अली के अध्यक्ष थे, ये 3 इसमें शामिल थे। 55 नंबर हम देखते हैं, 55 नंबर क्या कह रहा है? 55 नंबर है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया था, उनमें निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? के.एम. पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली, ये संबंधित नहीं थे उससे, फजल अली आयोग से। 56 नंबर, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन चालू हो गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। और सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश वो राज्य था जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष? 56 में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का। कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। और आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था? 1956 में भाषाई राज्य के रूप में गठित हुआ था। 61वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन 1, कथन 2, कथन 3, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और डी नंबर सही है, 1 और 3 इसके केवल सही है। जस्टिस फजल अली, के.एम. पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में गठित किया गया था,
संसद में पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो ये भी सही बात है। आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन नहीं, बम्बई और पंजाब तो दूर दूर हैं, तो इनका क्या विभाजन होगा। 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार ने राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए यानी भारत सरकार ने 1953 में राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए एक आयोग का गठन किया था। इसने अपनी सिफारिशें दी 1956 के तहत, जिसके तहत 56 में ही 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इसके अध्यक्ष थे फजल अली, सदस्य के.एम. पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू थे। ठीक है। 62वां नंबर, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, तो 1956 में किया गया। और 63 नंबर, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया, तो इसमें पता नहीं किसका है, क्योंकि विवादित क्वेश्चन है, किसका बदला गया किसका नहीं बदला गया। इसमें देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया है। फिर 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद 10 वर्षों से 10 वर्ष की अवधि तक हैदराबाद के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बने रहने का प्रावधान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में किया गया था। यानी जब तक आंध्र प्रदेश का अपना कोई राजधानी नहीं बन जाता तब तक हैदराबाद ही दोनों की राजधानी रहेगी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की। इस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होनी थी, क्या होनी थी, अमरावती होनी थी। ठीक है। विधायी राजधानी होनी थी और विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी होनी थी, और नई राजधानी यानी जहाँ पे न्यायालय वगैरह हो कुर्नूल होनी थी। ठीक है। परंतु 2021 में राज्य सरकार द्वारा घोषणा के अनुसार अभी अमरावती ही आंध्र प्रदेश की एकल राजधानी होगी। ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का आद्यतन नाम क्या है, चेन्नई, यानी मद्रास को ही अब चेन्नई कहते हैं, यानी इसका नाम परिवर्तित किया गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का आधुनिक नाम कोलकाता हो गया। देखिए किसका किसका बदल गया, कलकत्ता कोलकाता हो गया, मद्रास चेन्नई हो गया, तो नाम तो परिवर्तित हुआ ही ना। और इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए कलकत्ता, तो इसमें इससे कोई मेल नहीं खा रहा ना, तो इसीलिए इसमें कोई वो नहीं है। 64 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है, तो डी, ए और बी दोनों सही हैं। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। ठीक है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, ये भी बात सही है। तो ये इतिहास में इसके बारे में और अच्छी तरीके से हम समझेंगे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन हुआ, ठीक है, 1920 में नागपुर में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, विजय राघवाचार्य ने की थी। इस अधिवेशन के पश्चात जो प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का गठन भाषा के आधार पर किया गया था, और आज़ादी के बाद 1948 में संविधान सभा ने एस.के. धर आयोग के नेतृत्व में आयोग की नियुक्ति की, और इसने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया। किसने, धर आयोग, जो एस.के. धर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो धर आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को अस्वीकार कर दिया था और प्रशासनिक सुविधा को आधार बनाया था। फिर उसके बाद जेबीपी समिति का गठन किया गया, जवाहरलाल नेहरू, पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन्होंने भी भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन करने की मांग को ठुकरा दिया था। ठीक है। तो इस तरह से हमारे जितने भी क्वेश्चन थे वो पूरे हो गए हैं। अब हम इसका नोट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, नोट्स को ख़त्म करते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए नोट्स को। चलिए इसका नोट्स शुरू करते हैं, हम देख लेते हैं जल्दी से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश यानी स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान में किया गया था। देशी रियासतों के समक्ष 3 विकल्प प्रस्तुत किए थे अंग्रेजों ने, भारत में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान में जाना हो तो चले जाओ, या तो स्वतंत्र रहो। ठीक है। तो अंग्रेजों ने कितनी चतुराई की, पाकिस्तान का विभाजन भी कर दिया और देखिए रियासतों को दे दिया कि चाहे जिसमें शामिल हो जाओ। भारतीय सीमा के अंतर्गत उस समय 552 रियासतें थी, जिनमें से 549 तो भारत में उसी समय शामिल हुई थी, यानी जिस समय देश का एकीकरण हो रहा था, देश का विभाजन हो चुका था। तो 552 रियासतों में से ये संख्या की दृष्टि से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्षेत्रफल में इनका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था, 20-30% था इनका पूरे भारत का। ठीक है, जितना मिला था हमको। तो 552 रियासतों में से 549 रियासतें तुरंत शामिल हो गई थी। 3 रियासतें थी, हैदराबाद वाली, जूनागढ़ यानी गुजरात के पास वाली, और कश्मीर, इन्होंने मना कर दिया गया था, तो शामिल कर लिया गया। हमने पावर को दिखाया अपना। फिर आगे चल के हमने हैदराबाद को पुलिस की कार्यवाही द्वारा, जूनागढ़ को हमने जनमत संग्रह के द्वारा, यानी वहाँ पे जनता को
कहा कि आप किसके साथ शामिल होना चाहते हो, हमारे साथ शामिल हो गई। हैदराबाद को तो पुलिस भेजकर कर दिया, आर्मी भेजकर। कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल कर, उस समय तो शामिल कर लिया गया था, लेकिन बाद में समस्या हुई, लेकिन 2020 में मोदी जी ने फिर से उसको अच्छी तरीके से शामिल कर लिया। ठीक है, भारतीय संघ में इनको शामिल कर लिया गया, तो 552 में से 552 शामिल हो गई भारतीय संघ में। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों यानी क्षेत्रों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। जिस समय संविधान बन रहा था तो भारतीय राज्य 4 प्रकार के थे। कौन, किस किस तरह के? का, खा, गा और घा। का में कौन कौन आते थे? वे राज्य आते थे जहां पे ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन होता था, यानी अंग्रेजों के शासन में थे और गवर्नर वहां शासन करता था। खा में आते थे राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन, जहां पे शाही सरकारों का शासन था, लेकिन सरकार भी वहां पे यानी अंग्रेज भी नियंत्रण करते थे। गा में आता था ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन होता था। घा में क्या होता था? अंडमान और निकोबार द्वीप को रखा गया था। यानी संविधान लागू होने के समय कितने भागों में हमारे देश के राज्य थे? आज तो केवल 2 ही भागों में है, एक राज्य और एक संघ राज्य थे। उस समय कौन थे? 4 भागों में विभाजित थे। और अगला पॉइंट की अगर बात करें तो अगला पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 1 के 1 अनुसार क्या है, उसमें साफ साफ कहा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 कह रहा है जो नए राज्य होते हैं, जैसे बांग्लादेश कल को हमारे देश में प्रवेश होना चाहे, भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को देता है। इसी प्रकार से अगर भारत के अंदर कोई राज्य है और उससे नए राज्यों को बनाना है, बिगाड़ना है, उनके नाम परिवर्तन करना है, तो अनुच्छेद 3 के तहत ये भी शक्ति संसद के पास है। अर्थात नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने की शक्ति भी संसद के पास है। ये सब संसद साधारण बहुमत से कर सकता है, नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। इसको संविधान संशोधन नहीं समझा जाता है। भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वो नए राज्य बना सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है, नाम बदल सकता है, सीमा में परिवर्तन कर सकता है, और इसके लिए राज्यों की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं, बिना राज्यों की अनुमति के ऐसा हो सकता है। और इस तरह जो भी संशोधन होते हैं तो वो संविधान संशोधन नहीं समझे जाएंगे। इस हेतु संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं 2024 की स्थिति के अनुसार। संसद अगर देखा जाए 2025 के अनुसार आज संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को भारत कि किसी अन्य देश को सौंप सकती है। जैसे बांग्लादेश के साथ हमारे समझौता हुआ था, तो बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र बांग्लादेश ने हमको दे दिया था, हमारे क्षेत्र उनको दिए गए थे, ताकि जो विवाद है क्षेत्रों का वो मिटाया जा सके। तो संसद को यह शक्ति होती है कि संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप भी सकती है अगर जरूरत पड़े तो। जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में यानी धर आयोग का गठन किया था, में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई थी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में दी और आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर करने की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्य गठित करने की सिफारिश की। यानी जो धर आयोग गठित किया गया था उसने कह दिया कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन करो, भाषा के आधार पर ना करो। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एस के धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु फिर से एक जेवीपी समिति का गठन किया। फिर जेवीपी समिति ने वही बात कही। इसमें जवाहरलाल पटेल, पट्टाभी सीतारमैया थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने कर दिया राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा नहीं होनी चाहिए। देखिए इसमें क्या अस्वीकार कर दिया, क्या अस्वीकार कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं होने चाहिए। ठीक है, भाषा के आधार पर अस्वीकार कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। लेकिन एक गांधीवादी नेता थे पोट्टी श्री रामुलु। देखिए मैं नोट्स इसीलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि कुछ इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। कई लोग कहते हैं कि नोट्स नहीं पढ़ाओ, केवल क्वेश्चन पढ़ाओ, तो दिक्कत आ सकती है। हालांकि पोट्टी श्री रामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई अक्टूबर 1953 में, तो भारत सरकार को भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और भाषा के आधार पर गठन करने के लिए आयोग का गठन करना पड़ा और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। तो किसकी मृत्यु हुई थी? पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हुई थी 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद हुई थी। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य बना। स्वतंत्रता के पश्चात जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था। इसके 2 अन्य सदस्य थे, के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। इस आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार कुछ राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। ठीक है जी, इसकी अनुशंसाएं लागू की गई। इस आयोग की कुछ अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। अब देखिए उसके आधार पर कितने राज्यों का गठन किया गया है।
आंध्र प्रदेश को 1953 में बनाया गया, गुजरात को 1960 में, नागालैंड को 63 में, हरियाणा को 66 में और हिमाचल को 71 में, मेघालय को 72 में, मणिपुर को 72 में। देखिए मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तीनों को 72 में बनाया गया। सिक्किम को 75 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को 87 में बनाया गया। गोवा को 87 में बना दिया गया। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड तीनों को 2000 में बना दिया गया, यानी 3 राज्य 2000 में बने। तेलंगाना बना 2 जून 2014 को बना। तो इस तरह से हमारा चैप्टर खत्म।